अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान राना इफ्तिखार अहमद साकिब टीवी से और आज का प्रोग्राम चिराग फ़न लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आपको बहुत-बहुत आदाब। और आज हमारे साथ एक बहुत ही नामवर शख्सियत जिसका हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो है हमारे साथ जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका मैं अभी तारुफ़ कराता हूँ। ये जो हैं उनका नाम बाद में बताता हूँ। पहले ये है कि वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से प्रोफ़ेसर रहे हैं और उसमें रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू रहे हैं। और उन्होंने जो है पीएचडी 2007 में की, जिसका मौजू था हाफ़िज़ लुधियानवी नसर और शायरी। और उसके अलावा वो जो है 2 अदबी रिसालों के मुदीर आला भी हैं, जिसमें रिसर्च जर्नल और तस्दीक और अदबी सिलसिला और अकाई। और इसके अलावा आलमी अदबी जरीदे वर्सा न्यूयॉर्क की मजलिस से सदारत का हिस्सा भी हैं। और उन्होंने बहुत सी कुतुब जो हैं वो जो तख्लीक की हैं, जिनमें के नात अहले इल्म की नज़र में और साहिर कुदवई हयात फ़न और फ़र्जंद उर्दू सैयद रूहुल अमीन और आके गुल और इस तरह और भी किताबें ज़ेर तबा हैं। और हमारे साथ हैं जो मोहतरम बहुत ही नामवर मुसन्नफ़ अदीब और मशहूर बेहतरीन नक़ाद और अज़ीम दानश्वर मोहतरम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब। जी, बिस्मिल्लाह। जी जी, राना। जी सर, मैं वेलकम हाफ़िज़। सर। और जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं खैरियत से हूँ। जी, आप बहुत-बहुत आप वेलकम करते हैं आपको अपने इस स्टूडियो में, इस प्रोग्राम में। आपकी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद हमारे साथ शामिल हुए और शरीक हुए। और हमारे लिए ये बाइसे फ़ख़्र और बाइसे मसर्रत है कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा हम अपने नाज़रीन को ये बताएँ, आपकी थोड़ी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में आप हमें बताइए और किस तरीके से है। ये तो है मुझे पता है कि आप पैदा लैलपुर यानी फैसलाबाद में हुए हैं। तो अब जी, थोड़ा-सा अपनी इब्तदाई तालीम और उसके बारे में, ज़िंदगी के बारे में थोड़ा हमें मुख्तसर अल्फ़ाज़ में बताइए। जी। जी, डॉक्टर साहब। जी राना साहिब, मेरी जो पैदाइश है वो 23 जुलाई 1960 को फैसलाबाद में हुई और यहीं पला-बढ़ा, यहीं तालीम हासिल की। फिर यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, जो अब जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के नाम से मारूफ है, यहीं से मैंने इंटर से लेके एमए तक तालीम हासिल की। उस वक्त माशाअल्लाह। ये कॉलेज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से मुल्हिक था और जी। उसी के तहत हमें जो असनाद हैं वो जारी हुए। तो जी, उसके जी। बाद मैंने अपना जो सिलसिला तदरीस है वो जारी रखा जी, और जी। ये मैं पहले कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में मेरा तकर्रुर हुआ एमए जी, के जी। फौरन 1987 में। फिर जी। 1.5 साल वहाँ मुंसलिक रहने के बाद मैंने वहाँ इस्तीफा दिया और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए एहतमाम जी, जी। मैं लेक्चरर की हैसियत से मुंतखब हुआ। तो गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला मेरी जी, पहली जी। अपॉइंटमेंट। और उसके बाद 2007 में 1995 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया और यहीं फिर वो यूनिवर्सिटी बन गई। तो अपनी रिटायरमेंट मैं उसी यूनिवर्सिटी में 2020 तक अपनी खिदमात अंजाम देता रहा। जी, वहाँ जी। इंचार्ज शोबा उर्दू भी रहा और जी। तदरीस के पीएचडी, एमफिल और एमए के जो क्लासेस हैं वो भी लेता रहा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह उसके जी, क्या बाद बात! मैंने एमफिल किया जी। और ये एमफिल जो है मैंने अपने एक हमारे शहर के बड़े नामवर शायर, अदीब और सहाफ़ी हैं खलीक कुरैशी मरहूम, जी, जी। उनकी खिदमात के हवाले से। और उससे पहले मैं एमए में भी एक मकाला लिख चुका था और माशाअल्लाह। वो सुरूर बजनौरी मरहूम के हवाले से। जी, और जी। फिर 2007 में मुझे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से पीएचडी मकाला लिखने पे सनद अता की गई और माशाअल्लाह। मेरा मौजू था हाफिज लुधियानवी की नस्र और शायरी। जी, इत्तफाक राना साहब ये है कि जी, मेरे जी। इन
दोनों मकालों के निगरान एक ही हैं, वो हैं डॉक्टर माशाल्लाह, याद मजीद साहिब। माशाल्लाह, माशाल्लाह। डॉक्टर याद मजीद, और शायद ये कोई जी, रिकॉर्ड जी। हो कि एक ही जी, निगरानी में 3 दर्जों के जो जी। मकालात हैं, इम्तहानात हैं, वो पास किए गए हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर अभी ये बताइए डॉक्टर साहब के जो है आपका तल्लक चूँकि लैलपुर से है, फैसलाबाद अब उसको कहते हैं। हम तो पहले लैलपुर ही कहते थे उसको। तो जी, अब जी। उसमें एक तो बात बड़ी ये मशहूर है कि जो लैलपुर के लोग हैं बड़े जो हैं बहुत मज़ाहिया होते हैं और हर बात में मज़ा इनके होता है। तो आप का इस बारे में क्या तजुर्बा है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कुछ इस तरह की है लाइलपुर की जी, जी। कि इसमें जो इस वक़्त पाकिस्तान में आप कह लें, जो जी, बड़े नामवर मिज़ाहिया अदाकार हैं, जी। उनमें से अगर मैं कहूँ 90% लोगों का ताल्लुक यहाँ फैसलाबाद से है, तो गलत बेशक, नहीं होगा। बेशक, ये बेशक। इस इलाके में जाने क्या है कि एक हर बंदा जो है, वो दूसरे से बात करते हुए कोई ना कोई लतीफ़ पहलू तलाश कर लेता है। बेशक, वो बेशक, लतीफ़ ये बात, यहाँ हमारे यहाँ बेशक। माई दी झुग्गी और बोले दी झुग्गी के ख़ास तौर पे इलाके हैं। जी, इधर जी। जनाब रोड पे डूडीवाला, जी, जहाँ जी। बहुत से नामवर आर्टिस्ट रहते हैं जी, और जी। यहीं से उन्होंने अपने इब्तदाई सफ़र का आगाज़ किया। जी, जी, जी। 1982 में जी, यहाँ बहुत से सिंगर, शायर और अदीब और माशाअल्लाह से ल हैं फैसलाबाद से। जी। नुसरत फ़तेह अली खान का ताल्लुक जी, इस धरती बेशक, बेशक। जी, जी। से हुआ। फिर एजाज जी। कैसर एक बड़े नामवर गुलकार हुए हैं। जी, जी, जी। जी, ये जी, अदीब बेशक। शायरी और एक बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। बेशक, यहाँ बेशक। 1982 में आर्ट काउंसिल फैसलाबाद का क़याम अमल में आया और उसी जी। साल रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद कायम किया गया। तो इन 2 इदारों के कायम होने से यहाँ के जो फ़नकार हैं और जो यहाँ एक थिएटर का माहौल है आर्ट काउंसिल के जी, 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 तहत, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली रेडियो जी। के तहत इल्मी अदबी प्रोग्राम जो हज़ारों की तादाद में हमें करने का मौका मिला। कंपेयरिंग भी, अनाउंसमेंट भी और उसमें शमूलियत भी। कई हवालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करता रहा हूँ और मुसलसल कर भी रहा हूँ। जी, और बेशक, इस बेशक। यूनिवर्सिटी में रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मैं तैनात हूँ। वहाँ जी, भी जी। एक स्टेशन है फैसलाबाद टीवी के नाम से। जी, उसपे जी। भी दर्जनों प्रोग्राम जो हैं, मुख्तलिफ पहले कलम की गुफ्तगू पे मबनी वो बेशक, प्रोग्राम कर चुका हूँ और बेशक। ये सिलसिला अब भी जारी है। ये जी। इस शहर में यकीन जाने कि आप आए हुए हैं एक से ज़्यादा मर्तबा जी, जी। कि कुछ ऐसा है कि आप बिल्कुल एक रेडी बाँध से भी बात करेंगे ना, तो वो कोई ऐसा जवाब देगा कि आपकी एग्ज़ैक्टली जी। हँसी जी, जी, माशाल्लाह खुशमिज़ाज लोग हैं। बेशक, जी, बेशक ये बात है। के अच्छा ज़हन सर है। वो जैसा कि ये है कि आप माशाल्लाह से दानिश्वर हैं और आपकी जो चश्म बीना बहुत दूर तक देखती है जो कि आम लोग उसको जज नहीं कर सकते मुशाहिदा। एक बहुत जनरल सा एक क्वेश्चन है आपसे करूँगा कि वो उसको को मज़हबी नज़र से अगर ना देखें लेकिन होना तो यही चाहिए कि हमारा जो दीनी तकाज़ा है, जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी रमज़ान का महीना है, उस हवाले से ये मैं बात करना चाहूँगा एक कि ये जो हमारे हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इख़लाक़ था, जो इनका किरदार था, उसमें उन्होंने हमें यही बताया है कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपना सदीक़ और अमीन उसमें जो उनका था, तख़ल्लुस भी वो होता था। तो उस तरीके से हमारे में जो ये मुनाफ़िक़त फिर अगर हम कहते भी हैं हम ज़बान से कि हम रसूलुल्लाह से हमें इश्क है, मोहब्बत है और होनी भी चाहिए, एक हम मुसलमान हैं। तो फिर हम उन किरदार पे क्यों नहीं चलते? और जैसे कि मैं पहले एक शेर भी मेरे एक उस्ताद मोहतरम है, मोहतरम नवाब नकवी साहब, उनका एक शेर भी ये है, मिलता है जो भी मुझे बड़े एहतराम से, खुलता है बाद में कि वो आया था काम से। तो वाह! ये मतलब ये हमारे में ये मुनाफ़िकाना रवैया ये क्यों है सर?
ये मेरा ख्याल है जो ज़वाले उम्मत के असबाब हैं, उनमें जी से जो सबसे बड़ा मसला, अभी गुज़श्ता दिनों भी बात हो रही थी कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा? जी जी कोई कोई राय दे रहा था, कोई दूसरी राय दे रहा था। मैं कहता हूँ, मेरी जी। राय ये थी कि यहाँ अखलाकियात की कमी। बेशक रसूल बेशक। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जी। मोहल्ले में अखलाक होने पे फख्र करते थे। बेशक और बेशक। लेकिन बदकिस्मती से हम उन्हें मानते हैं, उनकी नहीं मानते। जी ये जी बड़ा एक बिल्कुल। ये बड़ी अजीब बात है, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। और जो अहकामात हैं, इरशादात और फरमूदात हैं, जी उनके हवाले से जब हम उसकी उनकी पैरवी करेंगे, अल्लाह जी पाक जी के की भी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की भी, तो मैं जी। समझता हूँ कि हमारा ये जो मजमूई ज़वाल है, ये तरक्की में बदल जाएगा, जैसा कि माज़ी में होता रहा है। बेशक जब तक बेशक हम बेशक। इखलास में रहते थे और जी हम जी। वो कुरान पाक की अज़मत को तस्लीम करते थे, उनकी तालीमात पे अमल करते थे, तो हम तरक्की ही तरक्की करते चले जा रहे थे। जी जी लेकिन बिल्कुल। जैसे ही हमारे हुक्मरानों ने, जो ख़ास तौर पे बादशाहों के रूप में आए, उनके जी जी। मशागल कुछ और नौइयत के हो गए, बेशक। तो ये मुसलमान फिर आहिस्ता-आहिस्ता तनाज़ुल का शिकार हुए। और इस वक़्त जो हालत है, आप देखिए फ़लस्तीन में मुसलमानों बेशक। के साथ इसराइल कर रहा है, या कश्मीर में जो जी कुछ जी। हो रहा है, या कि चेचनिया है, बोस्निया है, यहाँ जो जी जी। कुछ होता रहा है या हो रहा है, बर्मा में आप देख लीजिए, तो बेशक। आपको एक इतबार जो है, एक ज़वाल है उम्मत का, वो पूरी तरह खुल के सामने आ रहा है। और इसमें बेशक। मेरा जो हिस्सा है, वो मैं समझता हूँ कि कुरानी तालीमात पे अमल ना करना है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इरशादात से इन्हिराफ है। बेशक आज बेशक बेशक। भी हम वो काम कर सकते हैं, अगर इस रसूल पाक की तालीमात को अपना लें, और आपकी जो फरमान है, वो अल्लाह ही के फरमान है। बेशक बेशक और बेशक। जो है आपकी हदीस, आपकी सुन्नतें जो हैं, उनको अपना लेने ही में हमारी फलाह, तरक्की और बेशक। बका कर। हुँ। यानी ये मतलब ये नहीं कि जैसे मोहब्बत होती है फिर उसकी हर बात को भी मानता है ना इंसान, ये जी, कह रहे हैं। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। सच्ची मोहब्बत हो तो ये हाँ है। जी, 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 बिल्कुल, पानी बिल्कुल। ज़्यादा जो है, वो काफ़ी जी, नहीं होता। ये कहा गया कि इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। बेशक, बेशक, हम बेशक। ज़बान से जो मर्ज़ी चाहें जी, कहते रहें, जब तक बात को दिल से तस्लीम नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करें, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जी, उसमें जी, वो बिल्कुल। एक ईकान का पहलू जो है, वो शामिल नहीं होगा। बेशक, बेशक। चलिए अल्लाह करे हमारा ये ईमान जो है वो दिलों से मज़बूत हो जाए, सिर्फ़ ज़ुबान से ना हो। तो जी, अब आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ और बहुत अच्छी माशाल्लाह आपने उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी है इस सवाल की। अब ये मैं आपसे एक सवाल अर्ज़ करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि ये जो आप मुख्तलिफ़ जो है मैगज़ीन्स उनके मुदीर आला भी हैं और उसमें अभी ये जो आजकल जो भी इंटरनेट का दौर है और हमने देखा है या सुना भी है लोगों को और कि किताबें और मुतालिया जो है बहुत कम होता जा रहा है। तो जी। उस लिहाज से आप मुझे ये बताइए कि ये मैगज़ीन्स जो आप चला रहे हैं, किस तरीके से ये चला रहे हैं? और उसमें कोई वाक़ई पढ़ने वाले हैं लोग अभी भी या कि नहीं? जी, डॉक्टर जी, साहब। ऐसा देखिए, मजमूई तौर पे तो कुतुब-बीनी का रुझान जो है, वो कम हुआ है। जी, और जी। लेकिन ये शायद इतना सच नहीं है, पूरा सच नहीं है ये। जी, जी। क्योंकि आप देखिए, जितने फेस्टिवल्स होते हैं या किताबों की नुमाइशें लगती हैं लाहौर में जी, या जी। फैसला कराची में, जी। आप लोगों की शिद्दत का अंदाज़ा लगाएँ, किस तरह वो किताब की तरफ दौड़ते हैं। अच्छा, किताब अच्छा। से दूरी का जो असल सबब है, मेरे जी। नज़दीक, वो पब्लिशर्स की वो जो बुक्स है, वो है कि वो जी, जी। किताब की कीमत इतनी रख देते हैं कि जी। आम कारी जो इस महँगाई के दौर में वो खरीदना भी चाहे तो 100 बार सोचता है। तो जी, जब जी। तक ऑथर या मुसन्निफ़ और पब्लिशर दोनों हुँ। मिलके कारी की सहूलत के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर जी। ये किताब से दूरी का जो रुझान है, बढ़ता चला जाएगा। जी। जी, लेकिन जी, बिल्कुल।
कहा गया कि ये सदी जो है किताबों से मोहब्बत की आखिरी सदी है। तो ये जी जी अगर ऐसा होता है तो जी मुझे ये बताइए कि आप यूरोप में बैठे हैं, क्या जी जी वहाँ किताब की कदरदानी नहीं है? क्या वहाँ इंटरनेट की हुक्मरानी हमसे ज्यादा नहीं है? वहाँ जो टेक्नोलॉजी है कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश और इस जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं उनके कहीं ज्यादा है। तो वहां अगर किताब जी नहीं मर गई, वहां किताब छपना बंद नहीं होगी, तो हम कैसे तवक्को या इस बात का खदशा कर सकते हैं कि जी जी जनाब ये जी जो सर, है बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजाय डॉक्टर साहब के वो मैं कता कलामी माफ के वो वाकई आपने जो जिक्र किया है कि अभी मैं इधर बताता हूँ कि जो इस स्वीडन में हर शहर में हर बस्ती में जो है ना एक लाइब्रेरी है और किताबों से भरी हुई है और उसमें नई से नई किताबें भी हैं, पुरानी से पुरानी किताबें भी हैं और आप उस जब मर्जी उसको फ्री ले सकते हैं, कोई फीस नहीं जय। है। तो बहुत उसके अलावा भी लोग जो हैं वो बुक्स खरीद के, वो चाहते हैं कि हमारे पास कलेक्शन हो, बुक्स खरीद के पढ़ते हैं। और जो इधर क्या इधर जो राइटर्स हैं, हमारे मुसन्निफ हैं, मुसन्निफीन हैं, वो बहुत करोड़पति लोग हो गए हैं किताबें की वजह से बेच के। क्या बात है, क्या तो बात। ये मतलब हमारे उधर देखें जो लिखने वाले हैं वो तो बेचारे वो उनको तो कुछ मिलता ही नहीं है ना। ये तो सही कह रहे हैं। अब ये देखें ना, कंपैरेटिव स्टडी अगर यूरोप और हमारे मुल्कों की जाए, तो जी वहाँ जो टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट की, साइंस की बेशक तरक्की है, किताब का बेशक रास्ता तो वो भी नहीं रोक सके। नहीं तो रोक हम तो सकते। ऐसे ही, हमारे यहाँ कुछ क्लीशे बन गए हैं जिसकी जी पैरवी में हम नाराजन हो जाते हैं, तो इससे बचना। दूसरा जो आपके सवाल का पहलू है सर, वो है जी अदबी रसायल। तो जी जी अदबी रसायल की अहमियत को मैं यूं बयान करता हूं कि ये फर्स्ट हैंड नॉलेज का दर्जा रखते हैं। वो जी जी बातें जो आज से 50 साल पहले छपी हुई किताबों में नहीं मिलती, वो आपको ताजा तरीन रसालों में मिलती हैं। नए रुझानात क्या है, नई थ्योरीज क्या है, नए अदबी मैलानात क्या है, और अदीब क्या कर रहे हैं, अदीब क्या सोच रहे हैं, ये शायद किताबों से ज्यादा रिसालों में मिलती हैं बातें। बेशक हम बेशक जब तक इन रिसालों के साथ अपने ताल्लुक को ज्यादा उस्तवार नहीं करेंगे, बेशक तो महज किताबें हमारी रहनुमाई नहीं कर सकती। ये एक बेशक तालमेल है। मैंने इसको दोनों को मिला के एक नया नाम दिया था। उसके तहत अपने दोस्त डॉक्टर मलिक अब्दुल अजीज साहब के साथ मिलकर एक प्रोग्राम भी शुरू किया था, जी कुतुब जी रसा। जी कुतुब रसा का एक मतलब तो यह है किताबों तक रसाई, और रसाई दूसरा था कुतुब और रसाइल। तो बेशक ये दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आज की दुनिया में रिसर्च जर्नल्स की अपनी वैल्यूज है। जो बेशक HEC के ज़ेरे एहतमाम छपते हैं, जी उनकी जी नौइयत मुख्तलिफ होती है, लेकिन आम इल्मी अदबी मौज़ूआत पे, अफसानों में, शायरी पे, या नावल या सफ़रनामे, या खुद भी जी जी आबिदी के हवाले से जो जी जी नई नई चीज़ें छपती हैं, मैं बड़े शौक से ये समझता हूँ कि मैं वो पढ़ता भी हूँ, और बेशक लोगों को दावत भी देता हूँ, अपने स्कॉलर्स को, कि वो किताबें ज़रूर पढ़ें, लेकिन जी जी रिसालों को नजरअंदाज मत करें। ये फर्स्ट जी हैंड जी नॉलेज का दर्जा। बिल्कुल बिल्कुल जी सही बात है जी। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। और अच्छा, अब एक और जो है बात मैं अभी जो करने चाह रहा था वो ये है कि जब मैं हम फैसलाबाद में आए हूँ तो मैं चौथी क्लास में था जब चौथी क्लास से शुरू किया। अब तो माशाल्लाह उधर पैदा हुए हैं। और जी आपको याद होगा कि उस दौर में जब ये हम उस छोटी क्लासों में थे, कौन सा मैं 64 का ऐसा दौर था। तो आप तो शायद जी महल छोटे थे ज़्यादा, तो शायद आपको फिर भी याद होगा या माँ बाप से सुना होगा कि बाकायदा जो है इधर जो है बेहतरीन जीटीएस की बसें चलती थी हर जी हर बिल्कुल। एरिया में। और फिर वो जो है कमेटी, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनकी जो बसें ट्रक आते थे, वो सुबह सारा वो झाड़ू वगैरह करके सड़कों पे 6 बजे ही अपना सफाई और अपना करके जाते थे। और इतनी खूबसूरत जगह, और रेलवे का निज़ाम इतना अच्छा था जो अंग्रेज हमें दे गए। तो वो उसमें अब लोग यानी उसको ज़्यादा प्रीफेयर करते थे कि हम ट्रेन पे जाएं, कि वो बड़े टाइम पे चलती हैं, टाइम पे पहुंचाती हैं और बहुत जी सेफ्टी रहती है उसमें। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उस दौर में जब हमें वो मिला और हमने ये मुल्क इसीलिए हासिल किया था कि हम इसको जो है वो कुरानी आइन के मुताबिक इसको स्टेट वेलफेयर स्टेट बनाएंगे।
तो वो उसको बोल बुला के हम जो है वो मतलब ये है कि वो जो चीज़ मिली भी हुई थी अच्छी खासी उसको भी खराब कर दिया है, बजाय कि वेलफेयर स्टेट बनाते। इसकी जी, क्या रीज़न्स हैं, क्या इसकी वजूहात हैं? आप चूँकि बहुत बड़े दानश्वर हैं, तो आप हमें बताइए कि इसका क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं और इसका क्या आगे सद्देबाब कैसे हो सकता है कि मुल्क तरक्की कर सके? जी, मेरी राय में ये हुक्मरानों की नाअहली है। हुक्मरान दूरदर्श जो मंसूबाबंदी है वो नहीं कर पाते। अब देखें, मैं इस पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मैं जी, तो जी। इसके इस हवाले से खिलाफ हूँ कि बजाय आप स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाएं और जी, जी। छोटे यूनिट बना के आप उन लोगों को रोजगार फराहम करें। इस तरह बेशक, आप उनको 4-4 हज़ार देके तो एक तरह से उनको कशकोल उनके हाथों में दे रहे हैं। एग्ज़ैक्टली जी, जी, बिल्कुल। अगर ये स्मॉल इंडस्ट्रीज बन जाएं और लोगों को आसान किस्तों पे कर्जे फराहम किए जाएं कि वो अपना यूनिट लगा लें अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपनी बैठक में बेशक, या बेशक। किसी मोहल्ले में एक इज्तिमाई प्लेटफॉर्म के तहत वो ये काम शुरू कर दें, तो लोग जी, जो जी। रोजगार की तलाश में है उनको रोजगार मिल जाएगा। और बेशक। हमारे यहाँ ये एक तरह से मायूसी जो है कि जी, जी। इस पाकिस्तान में हमें क्या मिला है, क्या हो रहा है, क्या एक वो फिजा छट जाएगी। उसके जो जी। काले स्याह बादल आए हुए हैं ना, जी, जी, घटाटोप बिल्कुल। अंधेरे भी वो खत्म हो बेशक। जाएगा जब मनसूबा बंदी इस तरह की होगी कि जिसमें अवाम के हाथ में कशकोल देने के बजाय जी, जी। उनको रोजगार के मौके फराहम बेश किए जाए उनकी दहलीज पे। जी सर, दूसरी बे बात, बहुत खूबसूरत बात है कि अवाम को बकारी बजाने की बजाय उनको रोज़गार दें और उनको इस तरीके से और एक और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म अभी कुछ अर्सा पहले गुज़रे हैं, उन्होंने यही बात की थी कि चलो कुछ नहीं तो और जो लोग मुर्गियाँ पाल लें या कुछ इस तरीके से बिज़नेस कर लें, कोई काम करें, ताकि बजाय के भीख माँगे, तो बजाय या उनको हम खैरात दें कोई अपना वज़ीफ़ा वग़ैरह, तो वो उनका बड़ा मज़ाक भी उड़ाया गया, हम नाम नहीं लेना चाहते। मतलब ये चीज़ें होती हैं कि वाक़ई आपकी बात कितनी अच्छी है कि यानी रोज़गार जो है उस तरीके उसको मुहैया किया जाए, बजाय कि जी, लोगों को भीख माँगने पे लगाया जाए। फिर ही मुल्क तरक्की करता है। जब सब लोग काम करेंगे मर्द औरत सब काम करेंगे, फिर ही मुल्क तरक्की करेगा। इधर सही जो है। लोग हैं, ये वेलफेयर स्टेट्स बनी हैं, इधर जो है दोनों पूरी आबादी जो है वो काम करती है। अगर हम हुँ। 50-60% आबादी को बीच में से गायब कर दें ख़वातीन को, तो फिर तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? इसलिए ये है कि सबको काम मिल के करें, सब लोग काम करेंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। ऐसे ही। अब देखिए, जी। हमारे यहाँ जो सफाई का निज़ाम है शहरों में, जी। वो इतना कर्बनाक है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हम जो आपके बेशक, यहाँ सफाई का निज़ाम देखते हैं, बेशक। एक जी, जी। कचरे का कोई ढेर नहीं है, कोई सड़कों जी। के किनारे वो मट्टी नहीं पड़ी हुई। यहाँ जी, तो जी। मसला ही और है। और ये वो मसाइल हैं जो राना साहब, मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आला, वज़ीर आज़म के करने के नहीं हैं। ये बल्दियाती निज़ाम का जब से खात्मा हुआ है, ये मसाइल बढ़ गए हैं। जी, पहले जी, जी। लोग काउंसलर होते थे, उन्हीं में बेशक। से वो उस इलाके के रहने वाले होते थे, एक-दूसरे से मसाइल वो हल करने के लिए तैयार रहते, दस्तयाब होते थे। यहाँ वोट लेने के बाद जी, जी, एमपी, जी। एमएलए दिखाई नहीं देते। वो जाके डेरे डाल जी, लेते हैं जी, जी। इस्लामाबाद में या लाहौर में। बेशक, मैं बेशक, मिसाल दे रहा हूँ। बेशक। सो ये मेरी ये तजवीज़ है कि पाकिस्तान में जब तक ये बल्दियाती निज़ाम बहाल नहीं किया जाता और नाज़िम, चेयरमैन या काउंसलर या बेशक। मेयर वगैरह का इंतखाब जी। मकामी सतह पे नहीं होता, जी, जी, ये जो बिल्कुल, बिल्कुल। जिनकी निशानदेही आपने की है, मसलन जी। जीटीएस की बात आपने की, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब जी, जी। रेलवे स्टेशन फैसलाबाद के साथ चौक जीटीएस मौजूद है, लेकिन जीटीएस नहीं है। नहीं, हमारे बिल्कुल नहीं। जावेद जो बड़े अच्छे शायर भी थे, वो जी, जी। उसी में काम करते थे और वो बेशक। बताते थे कि इन टाइम बसें चलती थी, सुर्ख रंग की हाँ, बसें। बेशक, बेशक ऐसे ही थी। और दूसरे शहरों में, लाहौर में जंग वगैरह जी, भी जी। जाती, बेशक, और उनसे लोगों को फ़ायदा बहुत था। अब बेशक। सूरत-ए-हाल ये है कि जीटीएस का खात्मा तो बरसों हो गए, वो हो चुका, लेकिन अब इस पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में जी, जी। मैं एक ही रूट देखता हूँ। एक रूट है जिस पे गवर्नमेंट की बस चलती है, वरना ये प्राइवेट सेक्टर के ट्रांसपोर्टर्स जो हैं,
उन्होंने अपनी मर्जी से इस शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा। ट्रेन की बात है तो ट्रेन के पे भी एक तरह से ज़वाल है और उसकी वजह ये टाइमिंग जो आप देखें बाबू टाइम होता था, सुबह सवेरे जाते थे लोग अपने लाहौर जाते चले जाए, वो भी अब इस तरह का तस्वर नहीं रहा। तो ये इस तरह की और जो ममलिकत होती है ना, वो अपनी घरों से बड़ी नहीं होती, अपनी फलाही कामों से बड़ी होती। फलाही काम जब नहीं होंगे, मुल्क तरक्की हकीकी मानों में नहीं कर सकता कोई भी मुल्क। बेशक जी सर, वो ये एक तो मैं जो खाकसार का ये शेर है, इसलिए हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क का ये सिलसिला ठीक हो जाए। कि वो शेर है मेरा कि ये दूधो हब्स की आबो हवा बदल जाए, ये दूधो हब्स की आबो हवा बदल जाए, यही दुआ है चमन की फ़ज़ा बदल जाए, यही दुआ है चमन की फ़ज़ा बदल जाए। तो हम इस पे आमीन ही कह सकते हैं। और जो आपने इलेक्शन की बात की है, अभी हमारे पास 4 मिनट हैं नशरियात के, 26 मिनट की हो गई है। तो उसमें ये मैं इलेक्शन में जब आप बात करें, इधर का मैं आपको बताता हूँ कि इधर 3 तरह के वोट एक ही टाइम एट ए टाइम डालते हैं। एक जो हो गया अपना कौमी नेशनल असेंबली का हो जाता है, और एक फिर जो है वो सूबाई, इधर वो नहीं होती, इधर वो उसका जो सूबाई कह लें उसका उन्होंने और शोबे का नाम रखा हुआ है, और एक काउंसलर का भी साथ ही। 3 वोट इकट्ठे इंसान डिफरेंट कलर्स के होते हैं और उनको एक ही दफ़ा इलेक्शन हो जाता है। तो हर चीज़ अपने ऑटोमेटिकली एन टाइम पे सारी जो है हो जाती है। तो ये मतलब है कि ऐसा सिस्टम क्यों नहीं करते कि एक ही दफा तीनों वोट डल जाएं, बलदियाती भी और कौमी सूबाई भी। ये होना चाहिए इसलिए कि जब बराह रास्त एक तजवीज़ आई थी मुतनासिब नुमाइंदगी की कि उस बुनियाद पे वोट डाले जाएं या सदर पाकिस्तान का बराह रास्त इंतखाब किया जाए, या जैसे हम अपने इलाके का काउंसलरों के जरिए इंतखाब कराते हैं मेयर का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या ही अच्छा हो कि वो भी अवाम के वोटों से मुंतखब होता, ताकि यहाँ पे बीच की जो करप्शन है कि वोट लेने और देने और खरीदने और हासिल करने के लिए जो तगोदाव करते हैं हमारे जो बहुत सी सलाहियतें हैं, वो इस काम में ज़ाया हो जाती है। अगर ये बराह रास्त वोटिंग एक ही वक्त में करा ली जाए तो मैं समझता हूँ उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो वफाकी सूबाई गवर्नमेंट के साथ साथ जो शहरी हुकूमतें हैं, ज़िले हुकूमतें हैं, वो भी बेहतर तौर पे काम कर सकेंगी। और ये 5 साल के लिए या 4 साल के लिए जो भी वक्त मुतय्यन है या किया जा सकता है, उसके तहत ये इकट्ठे इलेक्शन हो तो हम बहुत से बदनुमानियों से बच सकेंगे और जो कौम को ज़हनी खलफशार में मुब्तला होना पड़ता है इलेक्शन के दिनों में, उससे भी निजात मिल जाए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छी और मुफीद गुफ्तगू आपसे हुई है। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहेंगे, और मैं मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप से गुज़ारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स से और तजावीज़ से हमें ज़रूर नवाजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मुफीद होती हैं, ताकि हम प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा कर सकें। और इसी तरह ये इस तरह के प्रोग्राम चिराग फ़न में हम मुख्तलिफ शख्सियात को लेके आते हैं, उनसे दिलचस्प गुफ्तगू होती है, जिसमें हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, खा वो सिंगर हैं, मॉडल है, एक्टर हैं या शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, तो उनको हम बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और खुश रहिए, आबाद रहिए। और अभी कुछ दिनों में ईद आने वाली है, इसलिए आपको पेशगी ईद मुबारक। और मोहतरम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अपना इतनी खूबसूरत गुफ्तगू और हमें अपने से नवाजा हमें आपने। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और दुआ में याद रखिए। और आपको भी पेशगी ईद मुबारक, और बहुत बहुत शुक्रिया, और खुदा हाफिज़। राणा साहब आपको भी ईद मुबारक और तमाम सामीन और नाज़रीन को भी ईद मुबारक। शुक्रिया जी, शुक्रिया। खुदा हाफिज़।